वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROE बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जिसमें हमने शुरू किया है जैव विविधता से। पिछले 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वां चैप्टर है जैव विविधता और आज हम लोग उसमें देखने वाले हैं जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता की परिभाषा देख लिया, मेजरमेंट देख लिया, अल्फा बीटा गामा के बारे में आपने पढ़ लिया, मेजरमेंट वगैरह पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, जैव विविधता की अगर बात करें तो मानव संस्कृति के विकास में इसने बहुत योगदान दिया है। मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक, प्रजातीय, पारिस्थितिकीय स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान है। ठीक है, जैव विविधता की पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख हैं। वही हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जैव विविधता का ये क्या क्या रोल है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है जैव विविधता का आर्थिक महत्व। तो सभी मनुष्यों के लिए, हम सभी के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसमें इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फसल विविधता, जिसको कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। इसके अलावा खाद्य, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक उत्पाद के निर्माण के लिए भी ये काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा यह जैव संसाधनों की यह अवधारणा जैव विविधता को ह्रास के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अलावा साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों के विभाजन और विनियोग के नियम से भी संबंधित नए संघर्षों की उत्पत्ति भी है। ठीक है, बहुत सी वस्तुएं हैं, आर्थिक वस्तुएं हैं जो कि मानव जाति की आपूर्ति करती है, जैव विविधता के द्वारा आपूर्ति होती है, जिसमें खाद्य फसलें हैं, पशुधन है, जंगल, मछली, औषधीय संसाधन इत्यादि। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक आर्थिक महत्व। ठीक है, आर्थिक महत्व है। ठीक है, और GDP में सहयोग मिलता है, रोजगार मिलता है, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक, इसके अलावा वैज्ञानिक महत्व पे अगर हम जाएं, जैव विविधता के वैज्ञानिक महत्व को हम लोग देखें तो इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें कुछ सुराग दे सकती है कि जीवन कैसे विकसित हुआ, आगे कैसे विकसित होता रहेगा। साथ ही साथ ये भी समझाती है कि जीवन कैसे कार्य करता है। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति की भूमिका क्या है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। इस तथ्य को भी लागू किया जाना चाहिए कि हम जीवित रहें, अन्य प्रजातियों को भी अपना जीवन जीने दें। ठीक है, और इसके अलावा हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हमारे साथ प्रत्येक प्रजाति के अस्तित्व का एक आंतरिक अधिकार है। ये सारी चीज़ें एक प्रकार के जैव विविधता के वैज्ञानिक महत्व में आती हैं। यानी जैव विविधता की जो अवधारणा है ये कई मानव संस्कृतियों का एक अभिन्न अंग भी है। ठीक, ये तो वैज्ञानिक महत्व हो गया। अब इसके औषधीय महत्व की तरफ चलें तो जैव विविधता का औषधीय महत्व, तो अनेक प्रकार की औषधियाँ, दवाइयाँ, ठीक है, पादपों से, पदार्थों से तैयार की जाती हैं। जिसमें से हम लोग कुछ देखिए जैसे सर्पेंटाइन जो है, इसका उपयोग जो है उच्च रक्तचाप को ठीक करने में, अनिद्रा को समाप्त करने में, मानसिक रोग के उपचार में किया जाता है। ये रोग जो है ये सर्पगंधा यानी क्या नाम है, राउवोल्फिया सर्पेंटिना की जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, सर्पेंटाइन एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है, सर्पगंधा नाम के। बेलाडोना की बात करें तो बेलाडोना इसका उपयोग होता है आँख के परीक्षण के समय, पुतली को चौड़ा करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह दवा एट्रोपा बेलाडोना ना की पत्तियों से प्राप्त होती है। इसके अलावा कुनैन की अगर बात करें तो मलेरिया बुखार के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि सिनकोना की जातियाँ जैसे सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना लेडजेरियाना, इन सब की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सर्पेंटाइन याद रखिएगा। BP वगैरह के उपचार में पौधे का नाम है सर्पगंधा, इसकी जड़ों से मिलता है। बेलाडोला क्या है, आँखों के उपचार में ये जो है एट्रोपा बेलाडिला नाम के पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और सिनकोना खुनैन जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सिनकोना पौधों की छाल से ये लिया जाता है और मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका औषधीय महत्व। इसी प्रकार के बहुत से पौधे हैं, बहुत से पादप हैं जिनका उपयोग जो है औषधियों के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे है पारिस्थितिकी महत्व यानी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो पारितंत्र में अनेक प्रकार की प्रजातियां होती हैं जो भोजन, परागण, बीजों के परागण जैसे कार्यों के लिए परस्पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, इसमें भोजन श्रृंखला होती है, भोजन जाल होता है, पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने के लिए हर प्रजाति का एक योगदान होता है। इकोसिस्टम के कारण जैव विविधता में अनेक प्रकार के पर्यावरण संबंधी लाभ भी होते हैं। इसमें जल चक्र है, भू रासायनिक चक्र महत्वपूर्ण होता है। इसमें ऑक्सीजन का उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, CO2 लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मृदा जल संरक्षण जैसे कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। ठीक है, इसमें वनोन्मूलन के बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिसको हम लोग जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं, हरित गृह प्रभाव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हम जान रहे हैं। आगे बढ़े तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे फफूंद हो गए, बैक्टीरिया हो गए इत्यादि मृत जैविक पदार्थों पर जीवित रहते हैं और इन जैविक पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में करके अन्य जीवों को भी भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो ये हो गया इसका पारिस्थितिकी महत्व। ठीक है, कि एक तरह से देखा जाए मोटा मोटी तो इसी के कारण जैव विविधता के ही कारण जो सारे फैक्टर हैं पर्यावरण के, जैसे आपका भोजन श्रृंखला है, भोजन जाल है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो संतुलन है, कहीं न कहीं इसके पीछे जैव विविधता एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ठीक है, आगे हमने तो इसकी इम्पोर्टेंस देख ली सारी। अब जैव विविधता के ह्रास के बारे में देख लीजिए। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके प्रमुख कारक देख लीजिए, घटक देख लीजिए। इसमें ये है निवास स्थान की हानि यानी हैबिटाट लॉस, प्रजातियों का आक्रमण स्पीसीज इन्वेजन हो गया, अत्यधिक मछली पकड़ना ओवरफिशिंग, प्रदूषण यानी पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वगैरह इसके प्रमुख कारक हैं जैव विविधता के ह्रास के, लॉस के। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट दे दिया जाएगा, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, आपको सही ऑप्शन जो है टिक करना पड़ेगा। याद कर लीजिए, निवास स्थान की हानि, प्रजातियों का आक्रमण, अत्यधिक मछली को पकड़ना, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं जैसे भूकंप, बाढ़, जलवायु ज्वालामुखी वगैरह जो हैं, ये भी प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, विषैली भारी धातु जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल संवेदनशील और कमज़ोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, इनको विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, कुछ जंतु जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ इत्यादि, इनके सींग, खालों के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है, जिस कारण ये प्रजातियां जो हैं, कुछ प्रजातियां ये विलुप्त होने के कगार पे आ गई हैं। तो बहुत सी ऐसी देखिए एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। इसमें देखिए पर्यावरणीय संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, इसने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 कैटेगरी में 3 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले तो है संकटापन्न प्रजातियां यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें वो स्पीसीज आती हैं, वे प्रजातियां आती हैं जो कि जिनको लुप्त हो जाने का खतरा है। ठीक है, ये IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना जारी करता है। ये जो है संकटापन्न प्रजातियां जो हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये IUCN की रेड लिस्ट में है। इसके अलावा सुभेद्य प्रजातियां यानी वल्नरेबल, इसमें वे प्रजातियां हैं जो जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या विलुप्त होने के सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो भविष्य में इनका विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, ये आती हैं वल्नरेबल में। और दुर्लभ यानी रेयर स्पीसीज़ में इनकी संख्या संसार में बहुत कम होती है, या फिर ये कुछ स्थानों पर ही सीमित होती हैं या बड़े क्षेत्र में बहुत ही विरल रूप से बिखरी हुई होती हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं IUCN की कुछ संकटाग्रस्त श्रेणियां हैं और उनकी परिभाषा। विलुप्त की अगर बात करें
तो जब संदेह करने के लिए कोई कारण ही नहीं बचता कि अब अंतिम सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो, मतलब वो पूरी तरीके से ख़त्म, ये हो गई विलुप्त वाली। जंगल में विलुप्त होना, एक टैक्सॉन जंगल में विलुप्त है जब तक थकाने वाला सर्वे करने पर जाना जाता है और संभावित वास स्थान में एक सदस्य की गिनती भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। क्रांतिक रूप से संकटापन्न क्या होता है? जब जल्दी ही भविष्य में जंगल के विलुप्त होने की सबसे अधिक संभावना का सामना कर रहा है, यानी भविष्य में बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाला हो, ये हो गया क्रांतिक रूप से। संकटापन्न क्या होता है? जब क्रांतिक रूप से संकटापन्न नहीं है लेकिन जल्दी ही भविष्य में तेज़ी से विलुप्त होने की कगार पे हो। ठीक है, सुभेद्य की बात करें तो जब क्रांतिक रूप से संकटापन्न नहीं हो परंतु इसके मध्य क्रम भविष्य में तेज़ी से विलुप्त होने की संभावना काफ़ी हो। ठीक है, कम संभावित क्या होता है कि खतरे में हो जब मापा जा सके और क्रांतिक रूप से संकटापन्न सुभेद्य या मानने वाले मानदंडों पर खरा नहीं उतरा हो, तो वो होता है कम संभावित। अपर्याप्त डाटा की बात करें कि जब पर्याप्त सूचना के अभाव में के कारण परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उसके विलोपन की संभावना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और मूल्यांकन नहीं किया जा सके का मतलब क्या है कि सारे मापदंडों के विरुद्ध मूल्यांकन करना जो ऊपर दिए गए हैं संभव नहीं होता है। कुछ स्पीसीज़, इंडिया की कुछ स्पीसीज़ हैं उसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे गंभीर रूप से संकटापन्न में पादप में क्या है, ये है बेरबेरिस नीलगिरियंसिस, और जंतुओं में क्या है, सस सल्वेनियस यानी पिग्मी हॉग। संकटापन्न में क्या है, पादप में है वेंटिनक्टा निकोबारिका और जंतुओं में है एल्यूरस फुल्गेंस यानी रेड पांडा। और सुभेद्य की अगर बात करें तो क्यूप्रेशस केशमीरियान और जंतु में है एंटीलोप सर्वी कापरा यानी ब्लैक बक। तो ये कुछ आपने देख लिया आईसीयू में जो ये चीज़ें हैं, संकटापन्न स्पीसीज़ हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे और कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखिए फॉर्म फिल किया जा रहा है। अभी जून तक इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, मई भी हो सकता है, 2 से 3 महीने में प्री हो, फिर 2 से 3 महीने में मेंस और टाइपिंग हो। तो 2026 बहुत ही गोल्डन मौका है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की तैयारी करने का। टोटल 541 पोस्ट आई हुई है। इसके पेड कोर्स के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज वगैरह दी जाएगी। उसको पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।